नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर दिग्गजों के प्रचार प्रसार का दौर चालू है और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज करेरा और गुना में चुनावी जनसभा की। आपको बता दें, जनसभा में मोहन यादव ने एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के काम करने के तौर तरीकों और योजनाओं की वाहवाही की, तो वहीं विपक्ष की जमकर क्लास भी लगाई। गरीब, किसान, आतंकवाद, हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर आज की जनसभा में मोहन यादव ने प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखा। मोहन यादव के आज की चुनावी जनसभाओं पर आपको दिखाते हैं विस्तार न्यूज की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज करेरा और गुना का मुख्यमंत्री का दौरा काफी खास रहा, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बातें रखी। करेरा में तो चुनावी संबोधन की शुरुआत में ही कांग्रेसी शासनकाल का जिक्र बड़े अनोखे अंदाज से किया, जहां उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत सुनाकर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। गाड़ी जैसे ही गुना के उधर में बस से आता था, पहले वीडियो पोस्ट से अशोका ट्रेवल्स और क्या क्या विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, बाद में और अलग अलग कारण से, तो जैसे ही गुना से इधर बस आती तो ड्राइवर से बात करना पड़ती। ड्राइवर कहता, देखो भाई साहब, मैं जितना बचा सकता बचाऊंगा, मेरा मालिक भी बंदी तो देता है, पर वो कभी डाकू को समझ में आए तो फिर वो बंदी नहीं माने न लूटने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा दौर था। तो हम कहते थे कभी कभी भूले भटके हम आए तो हमारी ये हालत है, आप लोग तो यहीं रहते हो, आपकी पर क्या बीतती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बहुमत पर मोहन यादव ने क्षेत्र की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरल जीवन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की सादगी का परिचय दिया। मैं आज के अवसर पर बताना चाहूंगा, जिनका अपना मकान नहीं, कोई कभी पूरे देश में सोच सकता है हमारे में से, आप में से कोई जिसका मकान नहीं होगा तो वो अपने किसी काका का, बाबा का, मामा का, किसी न किसी मकान में तो रहते ही होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का पूरे देश के अंदर एक भी प्लाट नहीं है, एक भी मकान नहीं है, लेकिन वो जी काय के लिए रहे, पूरे भारत के लिए जी रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। करेरा में मोहन यादव ने नल जल, जल जीवन मिशन, मेडिकल कॉलेज जैसे मुद्दों और योजनाओं को लेकर बातें रखी। पशुपालन और खेती को भी अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से जगह दी थी। देश के जवानों से किसानों की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा किसान को उचित सम्मान देने की बात कही, जिसमें किसानों के लिए सरकार की तमाम योजनाओं और दी गई सुविधाओं का जिक्र था। आपके पशुपालन के आधार पर दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने जाएगी। आपको दूध के उत्पादन में भी सीधा बोनस मिलेगा। आपको दूध उत्पादन के लिए केवल दूध वाले पे निर्भर नहीं पड़ेगा कि वो डेयरी वाला लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। आपके खाते में सीधे सीधे दूध उत्पादन के बाद आपके पास पैसा आएगा। मुख्यमंत्री जब गुना पहुंचे तो फूलों की बड़ी माला से उनका खास स्वागत किया गया। एक ऐसी सीट जिस पर पूरे देश की नजर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आए मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार के तरीके का उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के शुरुआती चरण में ही कर दिया, जहां हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी वोट तक शांत नहीं बैठना है। मोहन यादव ने गुना में प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करने वालों की जमकर चुटकी ली और इसी मामले पर डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी परिवार को नकली गांधी कहकर भी संबोधित किया। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध को लेकर मोहन यादव के निशाने पर कांग्रेस थी, जहां न्योता का बहिष्कार करने पर मुख्यमंत्री ने तेवर दिखाते हुए बीजेपी के रोम रोम में राम बसे होने की बात कही। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का क्या सोचते हैं ये, नहीं हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, लिख कर के निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो भूल ही रहे अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान, गरीब, हिंदुत्व को लेकर विशेष जगह दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में मुख्यमंत्री के हुंकार भरने के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि चुनाव परिणाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमेठी, पनकी और चतरा जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को सबसे पहले मोहन यादव अमेठी पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो करेंगे और जनसभा को भी यहां वो संबोधित करेंगे। वहीं चतरा और पलामू में भी जनसभा को सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। तो ये खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई, जो चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। 29 अप्रैल को यहां अमेठी, पनकी और चतरा में वो जनसभा करेंगे और सबसे पहले वो अमेठी में पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी यहां से स्मृति ईरानी है, उनके समर्थन में रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो चतरा और पलामू में भी जनसभा करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और मध्य प्रदेश में लगातार गिरता वोटिंग प्रतिशत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीजेपी नेता गिरते हुए वोटिंग के बाद सतर्क हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं कांग्रेसी कम वोटिंग को खुद के फायदे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग गर्मी और शादी सीजन को कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों के चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन जो चिंता का विषय बना है वो है वोटिंग प्रतिशत। दोनों ही चरणों में साल 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। लगातार गिरता हुआ वोटिंग प्रतिशत चुनाव आयोग के सामने चुनौती बनता जा रहा है। वहीं बीजेपी का संगठन भी गिरती हुई वोटिंग को लेकर परेशान है। खुद विदिशा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी गिरते हुए वोटिंग प्रतिशत को लेकर कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है और दूसरा अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। वहीं कांग्रेस नेता गिरते हुए वोटिंग के बाद मध्य प्रदेश में 6 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 58% मतदान हुआ। 2019 में इन सीटों पर 67% वोटिंग हुई थी। पिछली बार की तुलना में 9% वोटिंग कम हुई। चुनावी विश्लेषकों और एक्सपर्ट का कहना है कि 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ने से बीजेपी को फायदा हुआ था। बीजेपी ने बड़े मार्जिन से ये सभी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कम वोटिंग परसेंटेज दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी है। कम वोटिंग परसेंटेज पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया है कि ये तो फायदे की बात है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। हमारा अपना सबका जब 400 पार का नारा है और मध्य प्रदेश वो स्टेट है जो लगातार अपनी 2 बार से अपनी सर्वश्रेष्ठ, एक बार 29 में से 27, दूसरी बार 29 में से 28, इस बार 29 में से 29 सीट देने वाला है। हमारी 29 की 29 सीटें और मुझे आपके माध्यम से भरोसा, प्रदेश की जनता बहुत प्यार करती है और हमको सफलता देगी। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की थी। ये लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों मतदान कम हुआ। सभी तरीके से प्रशासन ने लोगों से अपील की है। वोटिंग परसेंटेज जनता उस दिन वोट देने आती है, कितना आती है नहीं आती है, अपना काम है। हम मतदाता की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक लोग वोट करें। आपके माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी शुरू से बने हर दिन बातचीत करते हैं और जब भी मौका मिलता अपील करते हैं। इस पर राजनीति के जानकार क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। आप देखेंगे कि 90 के बाद से चुनाव जो हुए हैं उसमें आमतौर पर वोटिंग परसेंटेज 1-2% अधिक ही बढ़ता रहा है और कभी कम भी हुआ तो बहुत इतने बड़े अंतर से कमी नहीं आई कि जब 8 और 9% तक गिरावट आ जाए। अभी इसका एक बहुत स्पष्ट जो संकेत मिलता है वो ये है कि जो मतदाता है उसके मन में किसी तरह का उत्साह नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव में जा रही हैं, चुनाव कैंपेन कर रही हैं, ऐसा लगता है, हो सकता है कि उन मतदाताओं को ऐसा लग रहा हो ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। दूसरा ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल वर्कर हैं मैदानी स्तर पर, उनका मतदाताओं से कनेक्ट
लगभग नहीं जैसा है कि वो उनकी मतदाताओं को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि वो वोट देने आए। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नाकारा नेतृत्व के कारण उनके मतदाता और कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है, जिस कारण उनका मत प्रतिशत एक बड़ी संख्या से गिरेगा। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर पहले से अधिक मतों को लाके एक नए आयाम स्थापित करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह दे, वो तो 530 सीट ले आए, 400 क्या 29 क्या, वो सब ले जाए, मगर अपने नैतिक साख जो उनकी गिर रही है उस पर तो मनन करें ना। उस पर झूठ बोलकर क्यों देश को और प्रदेश को गुमराह कर रही है? अपनी असफलता को दूसरे के कंधे पर ना डालें, क्यों वो सरकार में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रचार के दौरान अलग ही अंदाज दिखा। ढोल बजाते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री और चौहान खाते गांव क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान ढोल और मंडाल की थाप पर आदिवासी नृत्य करते हुए भी नजर आए। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर जितने भी प्रत्याशी हैं और जो भी स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं, वो तरह तरह के अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में एक अलग अंदाज में नजर आए शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग से एक शिकायत की है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि मतदान केंद्र पर डीजी लॉकर के दस्तावेजों को अधिकारियों ने अमान्य कर दिया था, जिसके कारण मतदान में 5% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा बिना वोट किए ही पोलिंग बूथ से लौट गए। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि रिटर्निंग ऑफिसर और जिला अधिकारियों को डीजी लॉकर में रखे पहचान पत्रों के जरिए वोटिंग करने के निर्देश दें। ये लीगली एयरपोर्ट से लेकर बाकी सभी स्थानों पर इसको अनुमति है और नई जनरेशन आज तकनीक के युग में ये प्रयोग करती है। तो इलेक्शन कमीशन को हम भी इस पर लिखेंगे कि ये, हाँ, मोबाइल चलाना, रिकॉर्डिंग करना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डीजी लॉक में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो इससे मान्यता मिलनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का और लोकसभा चुनाव के इस दौर में जनसभाओं, रैलियों, बयानों और भाषणों का दौर चरम पर है, लेकिन इस बीच नेताओं का जुबानी संतुलन भी बिगड़ गया है। इस बार जुबान फिसली है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर बीजेपी को फिर हमलावर बना दिया है। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष को उन्हें गाली देने में बहुत मजा आता है और शायद इस भावनात्मक मुद्दे पर उन्हें जनता का साथ भी मिलता है। लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस शायद ये बात समझने में नाकाम रही, इसलिए ज्यादातर चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। अब फिर एक बार कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कार्यकर्ताओं के सामने जोश जोश में पीएम पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करके फिर बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। दरअसल अलका लांबा दुर्ग में चुनाव प्रचार करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मोदी को रावण बताते हुए कहा कि दक्षिण भारत में रावण को बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन रावण में कुछ कमियां थी। उसने माँ सीता का हरण किया, उसने कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन भगवान राम ने त्याग कर रावण और पूरी लंका से लड़े। प्रधानमंत्री भी रावण की तरह कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री गरीब मजदूर के अधिकार का हनन कर रहे हैं, पूंजीपति मित्रों को सब सौंप रहे हैं। सुनिए। देखिए, रावण को तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है उसकी इस देश के, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, है ना। मुझे लगता है वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे,
देश का उन्होंने सीताहरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा। उधर बात निकली तो सीधा बीजेपी तक जा पहुंची। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अलका लांबा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार हो रही है, इस कारण कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इस बयान का जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता आज नरेंद्र मोदी जी से सामना नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी पर व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता मोदी जी का सिर फोड़ने की बात करते हैं, कोई मोदी जी की मरने की कामना करता है, कोई मोदी जी को और कुछ बोलता है। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, घबराहट है और ये व्यक्तिगत निजी टिप्पणी पर उतर आए हैं। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द कहने वालों को देश की जनता बख्शेगी नहीं, चुनाव में सबक सिखाएगी। तू मैं और बार पलटवार के बीच बंद जुबानी और विवादित बोल चुनाव के अहम मुद्दे हो गए हैं। कांग्रेस नेता अब तक बीजेपी और पीएम मोदी की नब्ज समझ नहीं पाए। उन्हें अब तक इस बात का एहसास नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के मुंह से निकली हर बात को तुरंत लपकती है और फिर जनता के बीच उछाल देती है। कांग्रेस नेता जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं, उतना ही इनकी राजनीतिक सेहत और साख दोनों के लिए बेहतर होगा। दुर्ग से दिलीप के साथ खोमन साहू, रायपुर, विस्तार न्यूज। तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के बाद एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को रावण कह डाला और उन्होंने पीएम मोदी की रावण से तुलना करते हुए कहा कि घमंड रावण को भी था। पीएम मोदी की भाषा में भी रावण जैसा घमंड है, अहंकार रावण जैसा है और अहंकार हमेशा हारता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया के पीताम्बरा पीठ तो आपको महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने जो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की वो आपको सुनाया और साथ ही साथ आपको बताएं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पीएम मोदी को रावण कह डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रावण से तुलना करते हुए कहा कि घमंड रावण को भी था। पीएम मोदी की भाषा रावण जैसी है और अहंकार भी रावण जैसा है और अहंकार हमेशा हारता है। ये संसार में राम ने उनका वध किया है नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है, तो अहंकार हमेशा हारता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बंगलामुखी के दर्शन और वन खंडेश्वर का दर्शन किया और पटवारी ने इस दौरान जलाभिषेक कर कांग्रेस पार्टी की जीत की अर्जी भी लगाई। इस दौरान जीतू पटवारी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी करीब 15 लोकसभा सीट जीत रही है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके का 2 चरण का मतदान हुआ है, मैं समझता हूँ कि लोगों का मत नरेंद्र मोदी से मोहभंग हुआ है और जिस तरीके का चुनाव में कांग्रेस की 5 गारंटी है, जिसमें सबसे बड़ी रोजगार की, जिसमें किसानों की, जिसमें बहनों की, जिसमें श्रमिकों की बहुत प्रतिशत मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 15 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और गठबंधन की सरकार देश में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और तीसरे चरण को लेकर रणनीति तैयार की। नेताओं के साथ लंबे वक्त तक सचिन पायलट मीटिंग करते रहे और बैठक में रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद भी मौजूद रहे। पायलट ने नेताओं को जीत के मंत्र भी दिए हैं। और सीबीआई की टीम बिरनपुर हत्याकांड की जांच में जुट गई है और सीबीआई की टीम बिरनपुर के बाहर चोर भट्टी गांव पहुंची, जहां सीबीआई के अफसरों ने विधायक ईश्वर साहू से मुलाकात की। टीम में एसपी, डीएसपी और टीआई लेवल के अफसर शामिल रहे। अब टीम आगे कैंप लगाकर मामले की जांच करेगी।
तो ये खबर बीरनपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर सीबीआई अब जांच में जुट गई है। 12 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है और एसपी, डीएसपी और टीआई लेवल के सभी अफसर इस टीम में शामिल हैं और टीम अब कैंप लगाकर आगे बीरनपुर में इस पूरे मामले की जांच करेगी। अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के सागर से बता दें, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार की कार पर हमला हुआ है। हमले के वक्त विधायक कार की आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। सागर की बंडा सीट से विधायक है वीरेंद्र सिंह लंबरदार। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर बीजेपी विधायक की कार पर हमला हुआ है। वीरेंद्र सिंह लंबरदार हमले के वक्त कार की आगे वाली सीट पर बैठे थे और उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। ये आप गाड़ी की तस्वीर देख सकते हैं, जिस दौरान विधायक गाड़ी से कहीं जा रहे थे और आगे वाली सीट पर वो बैठे थे वीरेंद्र सिंह लंबरदार। इसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अगली खबर जबलपुर से है। जबलपुर में गोरी घाट रोड पर बार बार जाम लगने को लेकर बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रभात साहू की टीआई से झड़प हो गई, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और मामले को तुल पकड़ता देख पुलिस अधिकारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया और मामले को शांत कराया है। नीचे से टीआई महोदय आए और वो जैसा कि रुआब रहता है, तो वो उस अधिकारी जब बातचीत करने लगा तो हमको लगा कि एक तो हम लोग आधे घंटे से जाम खुलवा रहे हैं, ये जवाबदारी आपकी है, जो काम आपको करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हो। बाद में फिर यहाँ से निकल गए वो, बाकी के उच्च अधिकारी आए हैं यहाँ पर, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि देखिए ये एक दिन की बात नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, प्रतिष्ठा है माँ नर्मदा की, हम नर्मदा जी के लिए क्या कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इंदौर में सनातन धर्म से प्रभावित होकर 8 मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच खजराना गणेश मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ इन मुस्लिमों की धर्म वापसी कराई। घर वापसी को लेकर धर्म प्रचार प्रमुख संतोष शर्मा ने बातचीत की। विस्तार न्यूज के विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय से। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का घर वापसी का कार्यक्रम जारी है। इसके तहत इंदौर के खजराना मंदिर में मुस्लिम धर्म से 8 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है जो पहले हैदर शेख थे और अब हरि नारायण हो गए हैं। खजराना मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। क्या वजह है और जो इनको मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आना पड़ा, हम बात करेंगे। हरि नारायण जी, आपने घर वापसी की है, क्या वजह है मुख्य तौर पर? कारण तो बहुत सारे हैं भाई साहब, लेकिन मैं जो प्रेरित सनातन धर्म से प्रेरित शुरू से रहा हूँ, क्योंकि जो सोच और विचारधारा जो सनातन धर्म की है कि क्योंकि अन्य धर्मों में जो मैंने अनुभव प्राप्त किया अपने जीवन काल में अभी, उसमें कहीं ना कहीं मैंने यही देखा, मैं ये नहीं कहता कि सब धर्म वैसे ही हैं या, लेकिन मैंने अनुभव ये प्राप्त किया कि अन्य धर्म को गलत कहना या अपने अनुयायियों को शत्रुता की पात्रता में रखना, वैसा मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। और सनातन धर्म तो हम जानते ही हैं, सनातन का अर्थ ही है ये, शाब्दिक तौर पे अगर अर्थ देखा जाए तो सदैव से जो रहा है और सदैव तक रहेगा, ना जिसका कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। तो यही कारण सबसे बड़ा रहा है कि मैं इस सनातन धर्म से जुड़ा हूँ और सदैव जुड़ा रहूँगा। जी, तो ये है हरि नारायण जो कि पहले हैदर शेख थे और अब अपने युवा साथियों से भी कह रहे हैं कि वे सनातन के मार्ग पर आए। और भी लोग हैं। भाई साहब, आपने घर वापसी करवाई है, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, घर वापसी कोई करवाता नहीं है, हो जाती है, व्यक्ति स्वयं चल के आता है। तो सनातन जो है उसमें इतना प्रेम है, इतनी करुणा है और इतनी सहृदयता है कि व्यक्ति स्वयं उसको अपनाने के लिए दौड़ा चलाता है। आज कितने लोगों ने सनातन धर्म? करीबन 7 लोगों ने यहाँ पर घर वापसी की है। तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि यह सिलसिला सतत जारी है, जो आगे भी जारी रहेगा। पुनीत विजयवर्गीय। अब अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ के जशपुर से बताएं, जहां पर एक अनोखा शादी का कार्ड इन दिनों वायरल हो रहा है। जहां पालीडीह गांव निवासी एक आदिवासी युवक ने अपनी शादी का कार्ड छत्तीसगढ़ी भाषा में छपवाया है और उसमें आने वाले 7 मई को होने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील की गई है।
इस कार्ड को पढ़ने के बाद लोग इस युवक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक और जहां आज लोग आधुनिकता की होड़ में अपनी संस्कृति और स्थानीय भाषा भूलने लगे हैं और अमूमन निमंत्रण कार्ड पर लोग अंग्रेजी या हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं इस कार्ड को छत्तीसगढ़ी भाषा में बनवाया गया है और इस पर लोगों से मतदान करने जाने की अपील भी की गई है। जो ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है वो दिन ब दिन विलुप्त हो जाते, एक बार हमारे ओइला देखते हुए हमन हमारे छत्तीसगढ़ी कार्ड ला छपवाए हन, जेला हमारे सगा संबंधी जते दोस्त यार मन ला बांटे हन, उमन बहुत अच्छा बोलत हैं, सब तारीफ करत हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा हर जाना था, बहुत मिठास वाला भाषा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।